हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, लैटिस एनर्जी। ये 11th क्लास का चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आज, लैटिस एनर्जी। उससे पहले हमने ऑक्टेन रूल डिस्कस कर लिया है और इसके बाद आयनिक बॉन्ड भी हमारा हो चुका है। उनके वीडियोस हैं इससे पहले, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं रेनू यादव और आप ये चैनल है अपना केमिस्ट्री विद यादव मैम। तो अब चलते हैं हम लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, NaCl कैसे बनता है, ये हमने देखा था, डिस्कस किया था और NaCl बना दिया सॉलिड स्टेट में, ये गैसेस फेज में और ये भी गैसेस फेज। हमने कहा था कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस तरह से ये बात हमने ऑक्टेट रूल में भी की थी। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि मैडम जब ये अष्ट कंप्लीट हो गया, इनका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, तो फिर ये स्टेबल होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन सही है कि अगर इनका ऑक्टेन कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल होने चाहिए, परंतु ये जो है गैसियस फेज और गैसियस फेज में ये अनस्टेबल होते हैं। इसके कारण ये दोनों कंबाइंड होते हैं और NaCl सॉलिड स्टेट बनाते हैं। इस कारण जो NaCl है उसकी एनर्जी जो है कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हम यहाँ एक बात डिस्कस करते हैं, एनर्जी और स्टेबिलिटी। जो जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा है और एक कोई 60+ है या एज्ड पर्सन है, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ऑब्वियसली बच्चे की। तो बच्चे की एनर्जी ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी कम। जो 60+ है उसकी उनकी एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये जो सोडियम आयन है और जो क्लोराइड आयन है ये अनस्टेबल होते हैं, या फिर ये कहे कि गैसियस स्टेट में इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके कारण इनकी स्टेबिलिटी कम होती है और फिर ये दोनों कंबाइंड होकर NaCl सॉलिड स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। पर इस प्रोसेस में कुछ हीट निकलती है और हीट निकलती है, उस हीट को डिस्कस किया था हमने लैटिस एनर्जी, कि वो जो हीट निकलती है वो है लैटिस एनर्जी। इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हालांकि लैटिस एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, उसे हम इनडायरेक्ट मेथड से नोट डाउन कर सकते हैं या डायरेक्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं? उसके लिए एक साइकिल है, बॉन्ड हेबर साइकिल। और ये जो साइकिल है बॉन्ड हेबर साइकिल, वो मेनली लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। ठीक है, अब चलते हैं बॉन्ड हेबर साइकिल। और बॉन्ड हेबर साइकिल से पहले हम एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसे हम डेल्टा HF से डिनोट करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, जब मैं कोई एक 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाऊंगी तब एनर्जी रिलीज होगी। पर ये जो कंपाउंड बनाऊंगी वो मैं किससे बनाऊंगी? उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो प्योर होंगे और स्टेबल स्टेज में होंगे। तो जैसे सोडियम का प्योर फॉर्म या प्योर एलिमेंट क्या है? सॉलिड स्टेट लेते हैं हम सोडियम की, इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई? क्लोरीन। क्लोरीन हमेशा गैसियस फॉर्म में प्योर है, पर हमें हाफ ही चाहिए यहाँ पे, और किससे बन रहा है जी? NaCl। ये क्या है? सॉलिड। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है इट्स कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, इस वक्त जो एनर्जी रिलीज कर रही है वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कि जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जब कोई 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है, पर बनता किससे है? उसके प्योर एलिमेंट से बनता है, उसकी स्टेबल जो कंडीशंस होती है उनसे जब बनता है। जैसे सोडियम है तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है,
क्लोरीन है जो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, ये इसके प्योर एलिमेंट्स हैं, ये इसकी प्योर स्टेज है या फिर यूँ कहें स्टेबल कंडीशंस हैं इनकी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं बॉन्ड हैबर साइकिल। ये बॉन्ड हैबर साइकिल हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे उसके द्वारा लैटिस एनर्जी निकालते हैं। पहली बात मैंने कहा कि जो सोडियम है जब वो प्योर कंडीशंस में है तो NaCl है सॉलिड फॉर्म, और उस वक्त जो एनर्जी निकल रही है वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हम क्या बात कर रहे थे, सोडियम से हम बना रहे थे सोडियम प्लस, पर वो सोडियम प्लस हम बना किससे रहे थे, गैसेस फॉर्म से बना रहे थे, पर यहाँ मेरे पास क्या है सॉलिड फॉर्म है, तो मुझे पहले सोडियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस फॉर्म में, एंड देन फिर मुझे सोडियम से जो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब जाके ये गैस फॉर्म में हमें सोडियम आयन मिले। तो हमने बहुत छोटी क्लास में या 8th-7th में ही आ जाता है कि जब सॉलिड से गैस बनाई जाती है या सॉलिड फॉर्म से हम गैस फॉर्म में जाते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। हम सॉलिड से गैस बना रहे हैं तो वो अपने आप तो बनने से नहीं, तो हमें हीट देनी पड़ेगी, या फिर यूँ हम कहें ये जो बॉन्ड हैबर साइकिल है हम केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस करेंगे और हम थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म आती है कि जब कोई सिस्टम को एनर्जी दी जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर सिस्टम से एनर्जी ली जाती है तो वो नेगेटिव होती है। आप इसे इस वे से भी समझ सकते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हम उसे पॉजिटिव वे से लेते हैं कि हाँ भाई अगर कोई हमें दे रहा है या कोई चीज़ है तो हम उसे पॉजिटिव वे से ले रहे हैं, हमें कोई पैसे दे रहा है सपोज करो तो वो पॉजिटिव है, पर हमसे कोई मांगने आ जाए पैसे लेने तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव व्यू हो जाता है। तो अगर हमारे पास पैसे आ रहे हैं, सपोज करो हमारे पर्स में पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर हमारे पर्स से पैसे जा रहे हैं तो नेगेटिव। वही काम यहाँ सोडियम से सोडियम गैस में सॉलिड से मैं गैस फॉर्म में जाऊँ तो मुझे हीट देनी पड़ती है, तो एक मिनट ये एनर्जी किस फॉर्म में है, पॉजिटिव, ये एनर्जी मैं सिस्टम को दे रही हूँ। फिर इस गैस से मैं क्या बना रही हूँ, सोडियम प्लस। इस समय जो एनर्जी ज़रूरत होती है, यानी सोडियम है मेरे पास गैस फॉर्म, उसके भारी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, और अपने आप थोड़ा निकालेगा, सोडियम आराम से बैठा है क्यों निकालेगा, तो उसके भारी कोश से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, और जब एनर्जी देनी पड़ रही है तो नो डाउट पॉजिटिव है, पर ये एनर्जी कहलाती क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम सोडियम से सोडियम प्लस तक तो पहुँच गए दो एनर्जी के थ्रू, किसके द्वारा, एक तो सब्लिमेशन एनर्जी और एक आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें इस क्लोरीन से क्या बनाना है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन अपने आप नहीं बनेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और जो भी एनर्जी हम देते हैं वो क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये एनर्जी जो होगी वो होगी पॉजिटिव, और क्लोरीन हमें मिल जाएगा गैसियस फॉर्म में। अब हम इस क्लोरीन एटम जो मिला है इसे हमें क्या बनाना है, Cl नेगेटिव। इस वक्त क्लोरीन क्या कर रहा है, अपना आस्टर कंप्लीट ही कर रहा है एक तरह से, तो उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन जोड़ लेगा और जोड़ने के बाद स्टेबल हो जाएगा एक तरह से। हालांकि गैसेस फॉर्म में है तो इतना स्टेबल नहीं होगा, पर फिर भी तब जो एनर्जी निकलेगी तभी स्टेबिलिटी आएगी। तो जो एनर्जी निकलेगी उस वक्त वो होगी EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये एनर्जी सिस्टम से निकल रही है तो ये क्या आएगी, नेगेटिव। अब हमारे पास सोडियम आयन भी आ गया और क्लोराइड आयन भी आ गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और एक स्टेबल फॉर्म बनाएंगे NaCl की, जो सॉलिड स्टेट में है। हमने डिस्कस किया था कि ये जब दोनों आयन आपस में जुड़ते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी। तो इस तरह से हमारे पास लैटिस एनर्जी आ गई है। तो इस लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास
किसी मंजिल पे पहुंचना है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक सीधा रास्ता होता है, एक 2-3 गलियां हम जाते हैं और उसके बाद वो आता है। तो यानी टारगेट एक ही है, रास्ते अलग अलग है। उसी तरह हमें बनाना NaCl है, तो ये जो है पहला रास्ता है और एक ये जो टेढ़ा मेढ़ा है, पर पहुंच हम NaCl पे ही रहे हैं। तो एक नियम आता है थर्मोडायनेमिक्स में, हेस का लॉ। वो नियम कहता है कि चाहे दोनों पाथ हो तो उनकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो जो डेल्टा HF है, यानी जो पहले पाथ की एनर्जी है वो दूसरे पाथ की एनर्जी के इक्वल है। तो इस पाथ में कौन कौन सी एनर्जी आई अपनी, सब्लिमेशन एनर्जी जो क्या है पॉजिटिव, उसके बाद आई आयनाइजेशन एनर्जी वो भी क्या है पॉजिटिव, फिर आई अपने पास डिसोशिएशन एनर्जी वो भी है पॉजिटिव, फिर आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर ये क्या है नेगेटिव, और लैटिस एनर्जी ये भी बाहर निकल रही है। तो इस तरह से हमारे पास एक पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में ये सारी चीज़ें हमें गिवन होती हैं। लैटिस एनर्जी को अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि लैटिस एनर्जी को बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी के फैक्टर अफेक्टिंग, यानी लैटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि लैटिस एनर्जी प्रभावित किससे होगी, कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। हमने क्या लिए हैं, हमने दो आयन लिए हैं, दोनों को जोड़ा है, और जब दो आयन होते हैं तो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ये जो फोर्स होता है वो इन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है। फिजिक्स में ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये इक्वेशंस पढ़ते हैं। तो लैटिस एनर्जी को भी ये दोनों फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। पहला क्या कर रहा है, चार्ज, आवेश, यानी इन आयंस के ऊपर कितना ज़्यादा आवेश होगा तो लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और लैटिस एनर्जी डिस्टेंस से क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। डिस्टेंस को हम यहाँ किससे लेंगे, यहाँ लेंगे हम साइज से, कि धनायन और ऋणायन का साइज कितना है। धनायन और ऋणायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उनके बीच की डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतनी डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण लैटिस एनर्जी। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे NaCl है और MgCl2 है। इसमें जो एनाइन है Cl वो तो क्या है बराबर है, मतलब इसमें भी Cl है इसमें भी Cl है, तो उसके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। सोडियम की बात लें, अगर हम कैटाइन की बात लें तो दोनों भी सेम पीरियड में है और दोनों पास पास नेबर है, तो उसमें भी साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पीरियड में जो साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बकाए जब हम एक ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे तो एक सेल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से साइज़ बढ़ जाता है, परंतु यहाँ पे साइज़ का कोई इतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है। तो अब हम किस पे जाएंगे, चार्ज पे। तो सोडियम पे प्लस चार्ज है और Mg पे +2 चार्ज है। तो मैंने कहा था लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शन में है, चार्ज के, यानी इसका चार्ज मैग्नीशियम का ज़्यादा, तो इट मीन्स इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, लैटिस एनर्जी जो होती है वो किस पे इफ़ेक्ट, मतलब कौन इसे इफ़ेक्ट करता है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग हमने डिस्कस किए। थैंक यू।